नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज लेक्चर 9 करेंगे। इसमें हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मिशनरी भारत में आती है और मिशनरी अपना धीरे धीरे विकास करती है, और इसी के पैरेलल में हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया चलेगी, मुस्लिम धर्म में भी सुधार की प्रक्रिया चलेगी, और इसी दौरान काफ़ी रिफॉर्मर निकलेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की हम बात करेंगे, उसमें फिर विवेकानंद की बात करेंगे, फिर मुस्लिम समाज में रिफॉर्मर आएंगे, उनकी बात करेंगे। तो यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट इसको मानिए उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल 2 या 3 पूछा ही जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले मिशनरी का भारत में आगमन होता है, और सबसे पहला व्यक्ति जो भारत में आता है उसका नाम है सेंट थॉमस। यह 72 एडी में भारत आता है, मतलब फर्स्ट शताब्दी की बात करें उस टाइम में यह भारत आता है, बहुत पहले आता है। और यह यूरोप में जाके भारत के बारे में लिखता है। तो यहाँ के बारे में लोग वहाँ थोड़ा अवेयर होते हैं, लेकिन हम इतना पीछे नहीं जाएंगे। हमको अभी मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करना है, तो हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में कोई पूछे, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहला यूरोपीय कौन था जो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, तो उसमें आंसर होगा सेंट थॉमस। इसके लिए मैंने बता दिया, बाकी इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है। देखिए, अब ईसाई मिशनरियाँ भारत क्यों आ रही है। सबसे बड़ा बात है कि उनका अगर लक्ष्य कहें, उनका मेन लक्ष्य है कि वह अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म के प्रचार के लिए आ रही है। लेकिन अगर वो सीधे किसी को कहेगी कि धर्म का प्रचार करो, तो लोग धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भारत जैसा देश उस समय अगर देखते हैं तो धर्म के प्रति लोगों में बहुत आस्था है। तो यह ईसाई मिशनरियाँ प्रक्रिया के तहत क्या करेंगी कि सुदूर गांव में जाएगी, जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, वहाँ जाएगी और अपना काम वेलफेयर के माध्यम से करेंगी। वहाँ पे अस्पताल बनवाएगा, स्कूल बनवाएगा। अब जिस व्यक्ति को अस्पताल मिल गया, स्कूल मिल गया, मिशनरी शिक्षा की बात करेगा। तो जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया, तो फिर पढ़ा लिखा आदमी तो धर्म के प्रति जकड़न से मुक्त हो जाता है। तो वही व्यक्ति इसके प्रति इंस्पायर्ड होगा और मिशनरी को अपना लेगा और इनके धर्म को अपना लेगा। तो यह अस्पताल, स्कूल और शिक्षा के माध्यम से पहले उनको एजुकेट करते थे, फिर धीरे धीरे उनको अपने धर्मांतरण में बदलते थे। इनका मकसद यही था। देखिए, अगर लक्ष्य कहा जाए तो इनका अच्छा नहीं था, लेकिन इसका पर्पस वेलफेयर के माध्यम से सर्व करते थे, तो इसको बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं तो बंगाल की एक महिला है कादम्बिनी गांगुली। ये बहुत फेमस महिला है। यह भारत की हैं, मतलब बंगाल की हैं। और देखते हैं सबसे प्रथम स्नातक, मतलब फर्स्ट ग्रेजुएट यहीं रहती है कादम्बिनी गांगुली। और ये है कहाँ की, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मिशनरी से शिक्षा लेती हैं, और मिशनरी से शिक्षा लेके मेडिसिन में ग्रेजुएट होती हैं, और भारत की सबसे पहली महिला होती है जो ग्रेजुएट होती हैं, प्रथम महिला। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इनको याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम कादम्बिनी गांगुली के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका रिलेशन बिहार से है। तो आज तक कभी पूछा नहीं गया बीपीएससी में, लेकिन बिहार से रिलेशन है, क्या पता कब पूछ दिया जाए। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर हम कादम्बिनी गांगुली की बात करें तो इनका जन्म हुआ था भागलपुर में। ठीक है। अगर आप देखेंगे बुक वगैरह में तो इनका जनरली लिखता है नाम कलकत्ता लिखिएगा, तो कलकत्ता इनका शादी हुआ था। और इनका जो शादी हुआ था वो हुआ था, इनके पति थे द्वारकानाथ गांगुली। ये समाज सुधारक थे कलकत्ता के, तो इसीलिए इनका नाम आपको बुक वगैरह में कलकत्ता लिखेगा। लेकिन जन्म की बात करें तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। ठीक है। और यह भारत की
प्रथम स्नातक मतलब ग्रेजुएट कह सकते हैं, महिला थी। ठीक है, और एक भारत की ही नहीं बल्कि इनको कह सकते हैं यूरोपियन मेडिसिन में ग्रेजुएट होने वाली ये साउथ एशिया की प्रथम महिला थे। अगर बीपीएससी चाहे तो इनके बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, तो ये बात आपको जानना चाहिए अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, इनका अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो इनके पति जैसे समाज सुधारक थे, तो समाज सुधार में इनको भी रुचि थी, और यह सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, मतलब जितना उसमें समाज में जकड़न था, इन सब के प्रति महिलाओं को यह जागृत करते थे। ठीक है, जागृत करती थी। तो इनके बारे में इतना ही डिटेल है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा 2-3 टॉपिक याद रखेंगे। भागलपुर की हैं और फर्स्ट लेडी है जो ग्रेजुएट होती हैं, और वो भी कौन सब्जेक्ट में, तो यूरोपियन मेडिसिन में होती है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरा अगर हम देख लेते हैं तो ईसाई मिशनरी भारत में कानूनन कब आती है। वैसे तो पहले छिटपुट में आती है, लेकिन कानूनन इनको इजाज़त की बात करें तो 1813 का जो एक्ट है, 1813 के एक्ट में इनको परमिशन मिल जाता है कि ईसाई मिशनरी भारत में आएगी, और इस एक्ट को ईसाई मिशनरी एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस एक्ट में कहा गया कि भारत में ईसाई मिशनरी, मतलब इसको हटा देते हैं, भारत में ये बस सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, इनको काम करने का अधिकार मिला, काम करने का अधिकार मिला। इन तीनों काम इनको इस एक्ट के तहत दिया गया। साथ में इनको यह अधिकार दिया गया कि यह एक बिशप नियुक्त कर सकते हैं। इनका सब काम बिशप के थ्रू होता है, तो एक बिशप नियुक्त कर सकते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे हम देखते हैं, तो मद्रास में। अब मद्रास में क्यों होता है, तो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का किलेबंदी कहाँ करता है, सब इनका हेड ऑफिस कहाँ रहता है, मद्रास में। मतलब बंगाल में भी रहता है, लेकिन बंगाल की सोसाइटी और मद्रास की सोसाइटी दोनों में अंतर है। दोनों की अगर हम बात करें तो बंगाल में आप देखते हैं कि वहाँ पे धर्म के प्रति लोगों में ज़्यादा जागरूकता है, ज़्यादा जकड़न है, लेकिन मद्रास में जकड़न थोड़ा सा उस समय कम है, इसीलिए इनका प्रसार वहाँ पे ज़्यादा होता है। मद्रास में इनका सर्वाधिक विस्तार होगा, और सबसे कम इनका विस्तार होगा पंजाब में। यह भी याद रखेंगे, कहीं पूछ दिया जाए तो। ये 1813 में आते हैं, और कल हम लोगों ने पढ़ा था 1813 के एक्ट में कि एक एजुकेशन के लिए भी इसमें बात की गई है। हालांकि हम अगले टॉपिक में जब एजुकेशन में आएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन साथ में आप इसको याद रखेंगे कि ईसाई मिशनरी पे 13 का एक्ट डिटेल में बताता है। अब इन सब घटनाओं में ईसाई मिशनरियाँ भारत में आ गई हैं, अपना विस्तार कर रही हैं, अस्पताल बनवा रही है, शिक्षा का विकास कर रही है, स्कूल खोल रही हैं, लोगों को पढ़ा रही हैं। अब देखिएगा हिंदू धर्म में लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म में एक मतलब बाहरी लोगों का प्रवेश हो रहा है, और हमारा जो धर्म है वह कहीं ना कहीं मतलब नष्ट हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ रिफॉर्मर निकलेंगे अपने धर्म को संभालने के लिए, और लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ रिफॉर्मर निकलेंगे। और इस रिफॉर्मर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम है, वह है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में जितना डिटेल है सारा मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, इससे ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। इनका जन्म होता है 1774 में,
बंगाल में इनका जन्म होता है। आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम इनके शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इनकी होती है पटना में, साथ में बनारस में। देखिए यह पूछा जा सकता है, राजा राममोहन राय की शिक्षा पटना बनारस, पटना में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आप थोड़ा सा इनको याद रखेंगे। साथ में यह जब शिक्षा ले लेते हैं तो एक जॉन डिग्बी हैं, जॉन डिग्बी, इनके यहाँ ये दीवान का काम करते हैं, दीवान का काम करते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। दीवान का काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इनका मन उब जाएगा, वहाँ से काम छोड़ देंगे। ये बहुत बुक वगैरह, पत्रिका वगैरह की रचना की हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इनकी 2-3 रचनाएं हैं, देख लेते हैं। इनकी एक रचना बड़ा इम्पोर्टेंट है, तोहफ़ात उल मुवाहिदीन, ये फ़ारसी भाषा में है, फारसी भाषा में है। एक है इनका रचना संवाद कौमुदी, यह तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। संवाद कौमुदी। तीसरा इनका एक रचना है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। इनका एक और रचना है मिरातुल अखबार, यह है फारसी में। और एक है ब्राह्मणिकल मैगजीन, यह है इंग्लिश में। ठीक है, साथ में इनको कुछ उपाधि दिया गया है। देखिए एक और क्वेश्चन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। तो यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा समाज सुधारक था जिसकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई, तो वो थे राजा राममोहन राय। इनको कुछ उपाधि दिया गया है। इनको उपाधि दिया गया, देख लेते हैं। इनको उपाधि दी गई युगदूत। युगदूत, ये कौन इनको उपाधि दिया है युगदूत का? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इनको राजा कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। यह उपाधि दिया था अकबर द्वितीय। यह दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि इस समाज सुधार आंदोलन में इनका योगदान क्या है। तो यह इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहला ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं आत्मीय सभा। यह बनाते हैं 1814 में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना उतना। सबसे डिटेल में हमको पढ़ना है वह है ब्रह्म सभा। इसकी स्थापना होती है 20 अगस्त 1828 और यह आप याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में पूछा, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए ब्रह्म सभा जो है इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है। और जो राजा राममोहन राय है इतने ज्ञानी आदमी हैं कि जितने इंडियन कल्चर को जानते हैं उतना ही वेस्टर्न कल्चर को जानते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इनको अरबी आती थी, फारसी आती थी, इंग्लिश आती थी, संस्कृत आती थी, हिब्रू आती थी, यूनानी आती थी। इनको 6-7 भाषा आती थी। और उस समय काल में देखें इनको तो सबसे ज़्यादा विद्वान आदमियों में इनकी गिनती होती है। इनका जो विचार था, जो ब्रह्म सभा था, इसका जो विचार था यह कहता था कि मूर्ति पूजा जो है, यह मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले आदमी थे, इसको नहीं मानते थे। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि दुनिया में सब लोगों का एक ही ईश्वर है। तरह तरह के लोगों का आप पूजा करते हैं तो ईश्वर का रूप एक ही है। आप उनके मतलब ईश्वर एक ही है, उनके आप अलग रूपों की पूजा करते हैं, तो एकेश्वरवाद को ही मानते थे।
और हम दूसरा बात करें तो एक कर्मकांड को नहीं मानते थे, कर्मकांड को नहीं मानते थे, तीर्थ यात्रा को नहीं मानते थे। मतलब यह बहुत रेशनल आदमी थे और मतलब पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा इनका रुझाव नहीं था। सती प्रथा के घोर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। और इन्हीं के विरोध के कारण हम देखेंगे कि 1829 में एक एक्ट पास होगा, एक्ट का नाम होगा एक्ट 17, और इसी में हम देखेंगे सती प्रथा को बैन किया जाएगा। तो आप यह चीज़ याद रखेंगे। देखिए यह जो मैंने लिखा, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे, तीर्थ यात्रा के विरोधी थे और एकेश्वरवाद को मानते थे। तो कई बार आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के बारे में 2-3 सेंटेंस आ जाता है और यही सब सेंटेंस होता है कि वो मूर्ति पूजा को मानते थे कि नहीं, कर्मकांड को मानते थे कि नहीं। तो आप ये सारे चीज़ मतलब थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनके विरोधी थे और एकेश्वरवाद को मानते थे। अब क्लियर हो गया? तो इनसे यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में और कुछ हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो यह हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है, इसकी स्थापना यहीं करते हैं और किसके सहायता से करेंगे? तो डेविड हेयर एक व्यक्ति हैं, इनके सहायता से राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे कलकत्ता में। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। एक और यह कॉलेज की स्थापना करेंगे 1825 में, उसका नाम है वेदांत कॉलेज। यह भी कलकत्ता में है। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज। यह एग्जाम में पूछा जाता है, यह इनकी उस टाइम की देखा जाए तो उपलब्धि है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रह्म समाज में अब आगे क्या क्या होता है। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ब्रह्म समाज तो एक संस्था है, तो इसको चलाने के लिए और लोग इसमें आएगा। तो इसमें आगे देखेंगे कि इसमें आगे जुड़ेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। पहले रहेंगे राजा राम मोहन राय, आगे इसमें आएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और फिर कुछ दिन आगे आएंगे तो इसमें आएंगे केशव चंद्र सेन। देखिए राजा राम मोहन राय तो इनकी कहानी अब ख़त्म हो गई, यह मर गए हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं, यह क्या करेंगे? इनके बारे में एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। इनका एक संस्था है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। और यही संस्था तत्वबोधिनी सभा एक तत्वबोधिनी पत्रिका निकालेगी और इस पत्रिका का काम होगा कि भारत के अतीत का गौरव, मतलब भारत के एंशिएंट इंडिया का गौरव इस पत्रिका में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी टाइम में हम देखते हैं कि केशव चंद्र देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। और बाद में देखेंगे कि केशव चंद्र इस संस्था को छोड़ देंगे और केशव चंद्र एक नया संस्था बनाएंगे और इनके संस्था का नाम होगा आदि ब्रह्म समाज। और यह एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो कई बार पूछा जाता है कि केशव चंद्र सेन ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम क्या था? तो आदि ब्रह्म समाज। साथ में केशव चंद्र सेन के बारे में हम देखेंगे तो इनका एक और संस्था होगा, उसका नाम होगा टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नाम है इसका। और एक और इनका संस्था होगा इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन। यह दो इनका संस्था होगा केशव चंद्र सेन का।
और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खासकर यह वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, टेबरनेकल वाला, कि इसकी स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने की। आप थोड़ा इनको याद रखेंगे। केशव चंद्र सेन जब थे मतलब ब्रह्म सभा में, तो हम देखेंगे कि इसका विस्तार होगा, और इसका विस्तार अगर हम देखते हैं तो राजा राम मोहन राय के टाइम में कलकत्ता तक, बंगाल तक सीमित था, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के टाइम में देखेंगे तो इसका विस्तार हो जाएगा, थोड़ा पंजाब तक हो जाएगा, पंजाब, मद्रास और संयुक्त प्रांत, यह क्षेत्रों में मतलब बंगाल से बाहर ले जाने का काम इन दोनों ने किया। अब केशव चंद्र सेन का जो आदि ब्रह्म समाज है, इनकी विचारधारा क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह केशव चंद्र सेन 1872 में क्या करेंगे कि एक ब्रह्म विवाह एक्ट लाएंगे। इसमें ये बताएंगे कि महिलाओं का मतलब लड़कियों का और लड़कों का उम्र, शादी के लिए उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए, लोग मान लेगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन गलती इनसे होगी कि 1878 में अपनी बेटी का, जो बिलो 18 रहती है, अल्पवयस्क बेटी रहती है, उसकी शादी ये करा देते हैं एक कूच बिहार के राजा हैं उससे। अब जो इनके अनुयायी हैं इनसे बहुत खफा हो जाते हैं कि यार तुम ही ज्ञान दे रहे थे कि लड़का लड़की की शादी की उम्र होनी चाहिए, एक तुम एक्ट लाते हो और खुद ही अपनी बेटी की शादी तुम मतलब अंडर 18 है, अभी अल्पवयस्क बेटी को तुम किसी और के साथ शादी कर देते हो, राजा, कोई और राजा के साथ। तो ये मतलब कन्फ्लिक्ट है तुम्हारे में, जो कहते हो करते नहीं हो। तो इनकी अनुयायी जो हैं इनसे बहुत खफा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि एक नया संस्था का गठन करते हैं, वो है साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म समाज से कितना कड़ी निकला है। देखिए अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें पढ़ना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इसमें डिटेल में पढ़ना है आपको। राजा राम मोहन राय, ये पटना बनारस में इनका शिक्षा होता है। जॉन डिग्बी के दीवान है, यह हमेशा पूछा जाता है। और इनका जो ये बुक वगैरह है यह एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको डिटेल में कर लीजिएगा। इनकी दो उपाधि है, एक युगदूत और दूसरा राजा। युगदूत उपाधि देते हैं सुभाष चंद्र बोस और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देता है। और आत्मीय सभा इनकी, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है। और ब्रह्म समाज तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट में आता है, तो इनको भी डिटेल में देख लेंगे इसको भी। बाकी इनकी विचारधारा क्या है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, कर्मकांड को नहीं मानते हैं, तीर्थ यात्रा को नहीं मानते हैं, बाकी एक ईश्वरवाद को मानते हैं, ये सब। और ये सब तो सबको याद ही होगा लगभग, हमेशा पूछा था, बस यही सब इनके बारे में डिटेल में पूछा जाता है। अब देखिए केशव चंद्र सेन के बारे में ये पूछा जाता है कि केशव चंद्र सेन किस संस्था का मतलब करते हैं, इससे ब्रह्म समाज से हट के कौन संस्था का वो स्थापना करते हैं, तो आदि ब्रह्म समाज। और टेबरनिकल वाला इनका इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। बस इनमें ज़्यादा और ये थोड़ा सा कहानी समझ जाइएगा, अपने बेटे की शादी करते हैं और अपनी विचारधारा के खिलाफ करते हैं, तो थोड़ा सा यह एग्ज़ाम में नहीं आता है, मतलब देख लेंगे क्या पता, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन में नहीं आता है। ये हो गया। अब हम देखेंगे थोड़ा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज में यह महाराष्ट्र में होता है। इसकी स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना करते हैं। इसका जो लक्ष्य हम कहें, यह संस्था का लक्ष्य क्या था, इसका था कि हिंदू धर्म में सुधार और उनमें जो बदलाव आ रही हैं उस बदलाव को रोकना और हिंदू धर्म को रिफॉर्म करना, मतलब वही है जो हम पहले इंट्रो में बताए थे। और इसके प्रेरणा स्रोत कौन है, इस धर्म के मतलब प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत की बात करें तो इनका नाम है केशव चंद्र सेन। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं
प्रार्थना समाज के संस्थापक में आत्माराम पांडुरंग दिया रहता है। लेकिन यह एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ये भी इससे जुड़ते हैं। तो ये देखिए यह संस्थापक हैं, ठीक है, और यह एसोसिएट होते हैं बाद में। तो दोनों में देखिए हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि संस्थापक पूछ रहा है कि एसोसिएट वाले को पूछ रहा है। संस्थापक पूछेगा तो आत्माराम पांडुरंग होगा। अगर पूछेगा कि प्रार्थना समाज से कौन कौन एसोसिएट थे तो वहाँ पे आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे होगा, ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। महादेव गोविंद रानाडे पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, देखिए इनको महाराष्ट्र के थे, इनको हम महाराष्ट्र के सुकरात कहते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहते हैं, तो महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं। इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। साथ में इन्होंने वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह 3 चीज़ इनके बारे में आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आगे हम थोड़ा सा आर्य समाज का देख लेते हैं। आर्य समाज बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन खूब भर भर के बनता है, आप इनको बढ़िया से देख लेंगे। देखिए आर्य समाज की स्थापना होती है बम्बई में। इसकी स्थापनाकर्ता कौन है? यह है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम अगर हम बात करें, मूल नाम यह है मूल शंकर। बचपन का इनका नाम है मूल शंकर। एग्जाम में कई बार यह नाम पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। ये कहाँ के थे? ये गुजरात के थे। गुजरात में कहाँ पे? यह है मौरवी नहीं, भौरवी गांव है, वहीं के रहने वाले थे, ठीक है। इनकी रचना है, यह तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडिनी। और इनका अगर योगदान हम कहें तो सबसे पहले स्वराज का प्रयोग यहीं करते हैं। आगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जब होगा तो उसमें हम देखेंगे कि स्वराज का वहाँ भी जिक्र होगा, लेकिन सबसे पहले स्वराज का प्रयोग अगर कोई करता है तो यहीं करते हैं। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की स्वीकृति की बात यहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो इनका आर्य समाज है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लाहौर। हेड ऑफिस लाहौर में है। यह सब एग्ज़ाम पूछा जाता है ऑनलाइनर में, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारा आर्य समाज हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा थोड़ा सा इसमें बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए आर्य समाज हो गया। अब साथ में विवेकानंद को देख लेते हैं। यहीं पे विवेकानंद, अगर हम विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। इनके बारे में सबसे फेमस एक बात है कि जब शिकागो में पहला धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, यह शिकागो जाते हैं। शिकागो है कहाँ पे? यूएसए में है। पहला धर्म
सम्मेलन में जाते हैं और वहीं से यह मतलब विवेकानंद जो है वहीं से फेमस होते हैं। मतलब पहले इनको इतनी स्वीकृति नहीं थी, लेकिन जब धर्म सम्मेलन में जाते हैं तो इनको एक मतलब मास लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इनको स्वीकृति मिलती है। इनका नाम की बात करें, मूल नाम जो था इनका नाम था नरेंद्र नाथ। यह एग्जाम में पूछा गया कई बार। जब यह शिकागो जाने वाले होते हैं तो एक खेतड़ी के राजा हैं, खेतड़ी के राजा इनके सुझाव पे अपना नाम बदलते हैं और अपना नाम रख लेते हैं विवेकानंद। तब तक इनका नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन जब शिकागो जाना होता है तो जो खेतड़ी के राजा है वो कहते हैं नाम तुम्हारा ठीक नहीं है, नाम बदलो। तो वहीं अपना नाम बदल के रखते हैं विवेकानंद। तो विवेकानंद इनका मूल नाम नहीं है, इनका बाद में रखा गया उपनाम है। ठीक है, देखिए यह तो सबको पता है कि 1893 में शिकागो में पहला धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे वो गए थे। लेकिन 1900 में पेरिस में दूसरा धर्म सम्मेलन होता है और उसमें भी विवेकानंद भाग लेते हैं, उसमें भी विवेकानंद भाग लेते हैं। तो यह आप याद रखेंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो, हालांकि आएगा नहीं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पेरिस में भी दोबारा होता है, उसमें विवेकानंद जाते हैं। इनका एक शिष्य थी सिस्टर निवेदिता, इनकी शिष्या थी, आप इनको भी याद रखेंगे। सिस्टर निवेदिता इनके साथ रहती थी, हमेशा असिस्ट करते रहती थी इनको। जो विवेकानंद थे, अगर जैसा कि हम देखे थे कि राजा राम मोहन राय अपने समय के सबसे ज्ञानी आदमी में आते थे, और विवेकानंद के टाइम में हम देखे तो ये उस समय अपने टाइम के सबसे ज्ञानी बुद्धिजीवी व्यक्ति में आते थे। और इनको कहा जाता है कि 19वीं सदी का हिंदू जागरण का संस्थापक इनको कहा गया है। आप इसको याद रखेंगे, एग्ज़ाम में ऐसा टर्म आता है और पूछा जाता है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को भी उपाधि देते हैं। तो इनको कौन सा उपाधि देंगे? इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहेंगे। कौन कहेगा? सुभाष चंद्र बोस। आप इस टॉपिक को याद रखेंगे, इस पूरे लाइन को याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है, साथ में कुछ पत्रिका निकालते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इनका एक पत्रिका है जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत, यह इंग्लिश में है। एक इनका है उद्बोधन, यह बंगाली में है। ये कुछ बुक निकालेंगे, इनका बुक का नाम है राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलॉसफी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा विवेकानंद के बारे में नहीं पढ़ना है, यही सब है। अब हम थोड़ा सा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? देखिए, इसकी स्थापना होती है 1875 में, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करता कौन है? एग्ज़ाम में अब कई बार पूछा जाता है। तो इसका नाम है हेलेना ब्लावाट्स्की, और दूसरा है साथ में कर्नल हेनरी ऑलकाट। देखिए, आप दो याद रखेंगे, ऑलकाट और ब्लावाट्स्की। ठीक है, इन दोनों से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? मद्रास में।
मद्रास में इसकी स्थापना होती है। मद्रास का कौन जगह? आडयार, ठीक है, इसका हेड ऑफिस वहीं पे है। और भारत में इसको लीड कौन करेगा? भारत में इसको लीड करेगी एनी बेसेंट। भारत में इसको लीड करेगी एनी बेसेंट। यह एक आयरिश एक्टिविस्ट है। यह भारत में आएंगी और भारत की कल्चर इनको बहुत अच्छा लगेगा और फिर भारत में ही बाद में बस जाएंगी और यहाँ पे बहुत सारा योगदान होगा इनका। हम फ्रीडम स्ट्रगल में भी योगदान देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इनका योगदान देखेंगे। तो थोड़ा सा इनका हम भारत में योगदान देख लेते हैं क्या क्या है। 1915 में यह होम रूल की स्थापना करेंगे और होम रूल को हम डिटेल में देखेंगे आगे। 1891 की बात करें तो यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेगी बनारस में। आईएनसी का, जैसा हमने ऊपर बताया था, 1917 का जो कलकत्ता सेशन होगा उसमें यह पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए यह मद्रास में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन करेंगे। बस इनके बारे में इतना ही डिटेल है। बाकी जब होम रूलिंग हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे नहीं, एनी बेसेंट के बारे में हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इतना ही काफ़ी है इनके लिए। बाकी छोटे छोटे भी कुछ आंदोलन हुए हैं, जैसे यंग बंगाल एक हुआ है। यह एक रेडिकल ग्रुप था। यह पूरे क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे इसमें, क्रांतिकारी विचार वाले लोग थे इसमें। और इसके संस्थापक कौन थे? अगर यंग बंगाल के संस्थापक की बात करें, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। आप याद रखेंगे, फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति इससे काफ़ी प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और इंडियन स्ट्रगल में हम देखेंगे, इंडियन फ्रीडम में, कि फ्रांस की क्रांति का बहुत मतलब वहाँ पे विचार देखने को मिलेगा आपको। और आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको फ्रांस की क्रांति का झलक देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। और हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी आदमी है। इनके बारे में कहा जाता है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है इनको। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में इससे ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। यंग बंगाल में 2-3 चीज़ आप पढ़ेंगे। रेडिकल ग्रुप था और यह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और इनको प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अब तक हमने देखा कि हिंदू धर्म में सुधार हो रहे थे, ईसाई मिशनरी अपना एक्सपेंशन कर रही है और उसके जवाब में हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म में अपना अपना सुधार हो रहा है। लेकिन मुस्लिम धर्म भी साथ में था, वो बैठा हुआ नहीं था, वहाँ भी कुछ लोग थे और कुछ रिफॉर्मर वहाँ भी अपना काम कर रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं कि मुस्लिम धर्म में कौन कौन से सुधार हुए हैं। तो पहला सुधार मुस्लिम धर्म में हुआ बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो केंद्र था वो पटना में था और इसके जो संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद, जो थे बरेली के रहने वाले थे। और कई बार इनका नाम सैयद अहमद बरेलवी भी कहा जाता है। तो ये बरेली के रहने वाले थे, आप याद रखेंगे। अगर इसका हम लक्ष्य की बात करें कि आखिर यह क्यों स्टार्ट किया गया था, बहावी आंदोलन शुरू करने के पीछे कारण क्या था, तो अगर हम लक्ष्य की बात करें तो इनका लक्ष्य था, मानना था कि पतनशील मुस्लिम समाज का उत्थान करना। मतलब ये मानते थे कि
कि मुस्लिम समाज का पतन हो रहा है, कि हम एक आंदोलन करेंगे, उससे उत्थान करेंगे, मुस्लिम समाज का पतन नहीं होने देंगे। यह कट्टर मुस्लिम विचार में मतलब मानने वाले लोग थे। यह जिहाद को मानने वाले लोग थे, जिहाद को मानने वाले थे। लेकिन इसको देखते हैं तो बहावी आंदोलन जो था कट्टर समर्थक था मुस्लिम आंदोलन का। इसकी तुलना एक आंदोलन से की जाती है, ये इसकी तुलना की जाती है एक ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन का प्यूरिटन आंदोलन हुआ था, उससे इस आंदोलन की तुलना की जाती है। आप इसको याद रखेंगे। अब इसी के विरोध में मुस्लिम आंदोलन में ही एक नया आंदोलन होगा, उसको कहेंगे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, इन दोनों में अंतर क्या है हम थोड़ा आगे बताएंगे। इसकी स्थापना करते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। इसको हम कहते हैं कदियानी आंदोलन। कदियानी आंदोलन भी कहते हैं क्योंकि कदियानी जगह पे इसको शुरू किया गया था। तो अगर अहमदिया है या कदियानी है तो आप दोनों समझ जाइएगा, दोनों एक ही आंदोलन है। यह एक उदारवादी मुसलमानों द्वारा चलाया गया उदारवादी आंदोलन है। मतलब हम देखते हैं कि बहावी जितना ही कट्टर है, अहमदिया उतना ही आंदोलन है, उदारवादी है। और बहावी आंदोलन कहता है कि जिहाद अच्छी चीज़ है, और यह कहता है कि जिहाद जो है यह अच्छी चीज़ नहीं है, यह जिहाद को नहीं मानता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम सुधार आंदोलन में, तब बहावी जो है उसके उल्टा है अहमदिया, और अहमदिया जो है उसका उल्टा है बहावी। अब थोड़ा सा याद रखेंगे। एक और आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां हैं। ये हैं अंग्रेज़ी शिक्षा, हमने कल भी इनके बारे में बताया था, अंग्रेज़ी शिक्षा के समर्थक हैं, ब्रिटिश के पूरे समर्थक हैं, और उसी के सपोर्ट में आंदोलन चलाएंगे। और अपने जितने भी पत्रिका मैगजीन जो भी लिखेंगे उसमें, कल हमने जब ड्रेन थ्योरी पढ़ा था तो उसमें बताया था कि सब लोग क्रिटिसिज्म कर रहा है ड्रेन थ्योरी का, लेकिन सर सैयद अहमद खां कह रहे हैं ड्रेन थ्योरी वैसी कोई बात नहीं है, और ये मतलब समर्थन कर रहे हैं अंग्रेज़ों का यहाँ पे। तो ये जितनी पत्रिका लिखेंगे उसमें अंग्रेज़ों की गाथा को लिखेंगे और कहेंगे वो आए हैं तो हमें सिविलाइज कर रहे हैं, ऐसी इनकी विचारधारा है। तो इनका एक पत्रिका है, इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है, तहजीब उल अखलाक, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। यह एक और स्थापना करेंगे साइंटिफिक सोसाइटी का, साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना करेंगे। एक और इन एसोसिएशन बनाएंगे, उसका नाम है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। यह है अलीगढ़ में। एक एसोसिएशन बनाएंगे यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये बनाएंगे। और इनका एक सबसे बड़ा योगदान है कि कुरान पर टीका लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो तहजीब अल अखलाक के बारे में पूछा जाता है, दूसरा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल के बारे में पूछा जाता है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन और कुरान वाला। यह 3-4 जो हैं इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। साथ में एक और एक देवबंद आंदोलन भी चलेगा। देवबंद आंदोलन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत सा छोटा सा है। देवबंद आंदोलन में है, इसकी स्थापना कौन करते हैं? मोहम्मद कासिम ननौतवी।
प्लस साथ में इनके रहते हैं रशीद अहमद गंगोही। देखिए देवबंद आंदोलन का जो एम है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाएगा। देवबंद आंदोलन जो प्राचीन रूढ़िवादी लोग हैं मुसलमान में, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, उनके द्वारा ये चलाया जाएगा। और उनका मानना है कि जो मुस्लिम समाज का जो ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे यूरोपियों के आने के बाद, ईसाई मिशनरी के आने के बाद ख़त्म हो रहा है। तो जो ट्रेडिशनल मुसलमान हैं वह इस आंदोलन को लीड करेंगे। और इनका लक्ष्य होगा, इनके लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इनका 2 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि मुसलमानों को कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा दी जाए। जो लोग भटक गए हैं उनको कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा दी जाए। साथ में दूसरा इनका लक्ष्य था कि विदेशी शासक जो हैं उनके प्रति जिहाद को कायम रखना। इनका 2 लक्ष्य है, ठीक है। तो यह मुस्लिम समाज में देखते हैं 2-3 आंदोलन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। लेकिन अब और समाज है भारत में, पारसी समाज भी है, तो वो भी चुप थोड़े रहेगा, वो भी कुछ कुछ करेगा, बैठे तो रहेगा नहीं। अब पारसी सुधार आंदोलन देख लेते हैं। यह छोटा सा है, इसमें 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनता है। तो पारसी जो समुदाय है इसकी जो मतलब सुधार में 2-3 रिफॉर्मर निकलेंगे। उनका नाम है रहनुमाई मजदयासना सभा। यह एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यह ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और इसमें कौन कौन साथ में रहेंगे? इसमें 2-3 लोग रहेंगे। नौरोज फरदोन जी, और दूसरे इसमें इम्पोर्टेंट नाम है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देखिए इसमें 2-3 और लोग हैं लेकिन वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 2 लोग इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। यह है नौरोज फरदोन जी और दादा भाई नौरोजी। तो आप याद रखेंगे नौरोजी पारसी थे और नौरोजी दोनों में मिल रहा है, नाम कॉमन है, तो आप इसको याद रखेंगे रहनुमाई मजदयासना सभा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि पारसी समाज जो है रूढ़िवादी से दूर रहे। मतलब ये चाह रहे हैं कि पारसी सुधार ट्रेडिशनल हो, मतलब ट्रेडिशनल नहीं हो, मॉडर्न बने और बदलते समाज के हिसाब से वो बदले। साथ में यह बात करेंगे कि महिला शिक्षा पर जोर देंगे। इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये वाली महिला शिक्षा पर जोर देंगे। और यह बराबरी की बात करेंगे, महिला पुरुष की बराबरी की बात करेंगे। मतलब एक समाज में जो चीज़ें होनी चाहिए, एक इक्वलिटी की बात करेंगे। और पारसी सुधार आंदोलन अगर सभी आंदोलनों में देखें तो सबसे बेहतर माना जाता है। और पारसी समाज भी अगर देखें तो सबसे वेल एजुकेटेड और सबसे आगे माना जाता है, क्योंकि इनमें जो रिफॉर्म हुआ वाकई में रिफॉर्म ऐसा ही होना चाहिए कि उस समय महिला शिक्षा की बात करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो सोसाइटी था उसमें जड़ता बहुत कम था, उसमें बंधन बहुत कम था, लोग मुक्त विचार के थे, स्वतंत्र विचार के थे। और इनकी एक पत्रिका आती है, पत्रिका के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इनकी जो पत्रिका है उसका नाम है रफ्त गोस्तार। अगर रफ्त गोस्तार का हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है सत्यवादी। तो आपसे पूछा जाता है कि पत्रिका रफ्त गोस्तार किससे संबंधित था? तो पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित था। आप इन सब टॉपिक को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो देखिए कुछ टॉपिक अभी बाकी है। हालांकि सिख सुधार आंदोलन भी हुआ है, महिला समाज में भी महिलाओं के लिए भी कुछ सुधार आंदोलन हुए हैं, तो उन सब को हम डिटेल में देखेंगे। शिक्षक के बारे में भी हम देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक जो हैं उसको हम बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। आज का यह टॉपिक है आपके लिए, क्वेश्चन है कि राजयोग, कर्मयोग और राजयोग और कर्मयोग पुस्तक की रचना किसने की है? जो भी आपको ऑप्शन लगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अब,
चूँकि एग्ज़ाम का डेट आज जल्दी ही आएगा। देखिए बहुत वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है एग्ज़ाम आएगा तो फिर सीरियस हो जाएगा कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया। अभी टाइम होता है कि आप आराम से पढ़ें, और जो भी आपको लगता है कि इसमें कमी है तो आप उसको डिटेल में कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ भूल गया, अभी याद आया, ये जो हम ऊपर में पढ़े थे कादम्बिनी गांगुली के बारे में, इनके बारे में एक और चीज़ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में यह भाषण देने वाली प्रथम महिला हैं। देखिए एनी बेसेंट तो अध्यक्ष बनती हैं सबसे पहला, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाषण देने के लिए इनको बुलाया गया, और ये पहली महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आके भाषण देती हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। तो देखिए यह कुछ टॉपिक था, आप इसको पढ़ें डिटेल में। और देखिए टेस्ट होने वाला है जून में होगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जब भी हो तो, और टेस्ट का जो सिलेबस है वही होगा जितना वीडियो अब तक चला हुआ है, जितना वीडियो है, मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, सारा टॉपिक तो बीपीएससी का ही है, तो उसी के रिगार्डिंग होगा। तो आप जो भी वीडियो वगैरह नहीं देखें, जो टॉपिक आपका कमज़ोर हो, थोड़ा सा एक बार देख लें, आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।